मॉन्टेनेग्रो में कोई भी करेंसी एक्सचेंज शॉप भी नहीं है। ये जो मॉन्टेनेग्रो की जो एवरेज सैलरी है ना यहाँ लोगों की, वो बहुत कम है यार। मतलब यहाँ सिर्फ एवरेज सैलरी है 500 यूरो। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कह रहे हो कि टिकट प्रिंट में करके लेकर आओ, मैं मोबाइल पे क्यों नहीं दिखा सकता? कारण क्या है? मोबाइल पे मैं अपनी प्रिंट जो है वो टिकट वो मुझे प्रिंट ही करने की क्यों ज़रूरत है? फिर आप कहते हो कि एनवायरनमेंट सेव करो, सेम एनवायरनमेंट ये वो, और प्रिंट करवा रहे हो। मतलब सो इट्स 20 यूरोस प्राइवेट सिंगल पर्सन। ओनली मी 20 यूरोस। ओके। स्वागत है आपका नए दिन में पोदगोरिचा में। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से बुधवा जाने के लिए बस स्टेशन जाने लगा हूँ। बस स्टेशन से पता करूँगा बसेस का। हालांकि मेरे को पता है दिन में कई बसें चलती हैं यहाँ बस स्टेशन से, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि अगर बस स्टेशन से मेरे को टिकट मिल जाती है डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ रूल पता है कि अगर मैं ऑफलाइन टिकट निकालता हूँ ना, उसका प्रिंट निकालना पड़ेगा मेरे को यार। अरे ये बुरक भाई यार, तीसरी दफ़ा आ रहा हूँ इस दुकान पे। ये दुकान ही बंद पड़ी हुई है, कोई और होगी यहाँ। ये लिखा हुआ बुरक यहाँ मिलेगा ना। Burak? What? Burak, yeah. Burak, you kill with beef. It is with beef? No, no beef, no meat, no chicken. Spinach. You have sweet with apple and... Oh, okay. No vegetarian, potato or spinach? This is vegetarian. Okay. Will it be ready What? in 1 hour or 2 hours? We are busy right now. No? Okay. After maybe. After? Maybe after. Okay. Thank you so much. थैंक यू। तो भाई इनके पास तो बीफ बुराक पड़ा हुआ था यार। बस बड़ा मूड ऑफ होता है कई बार, तो मतलब इतना मन करता है। तो उनके बाद मैंने कहा थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा, स्पिनिक बुराक शायद मिल जाएगा। तो भाई मेरे सामने आ चुका है बस स्टेशन, ये ऑटोबुस का पोदगोरिचा, और इस तरफ पहाड़ ही पहाड़ है यार। और यही होने वाला है अभी बस अगले 1-2 दिनों में, जहाँ मैं जा रहा हूँ बुधवा में। यार ये ना लोग बड़े मांगने वाले बड़े खुले आम मांगते हैं। मतलब हर जगह मार्केट के बाहर खड़े रहेंगे। यहाँ से टिकट ले सकता हूँ मैं, टिकट का पता कर आया हूँ। यहाँ भी वही रेट है, 6 यूरो की टिकट मिल रही है यहाँ। लेकिन दिक्कत पता क्या है यार, ये कैश लेते हैं, कार्ड यहाँ कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। मॉन्टेनेग्रो ही एक ऐसा कंट्री मिला है यूरोप में पूरे चलते हुए जो सारी ट्रांजैक्शन कैश की है। मेरे पास यूरो तो बचे नहीं है, मतलब गिनती के 10, 20, 30 यूरो बचे होंगे। बाकी तो मैं हमेशा कार्ड ही अपना यूज़ करता हूँ, और वो मैं बचा के रखना चाहता हूँ, क्योंकि जिस हॉस्टल में आज मैं जा रहा हूँ वो भी कैश ही लेते हैं, वहाँ भी कार्ड पेमेंट नहीं है। अब अगर मैं ATM कार्ड यूज़ करूँगा कैश निकलवाने के लिए, तो उसकी ट्रांजेक्शन ही बहुत चार्जेस सब पड़ेंगे, क्योंकि हमारा नियो ग्लोबल का जो कार्ड है ना, वो पर ट्रांजैक्शन के 300-400 रुपये चार्ज करने शुरू कर दिए उसने। या तो डॉलर बड़े हैं मेरे पास, तो अभी अपने हॉस्टल की तरफ जाता हूँ, देखता हूँ अगर डॉलर कन्वर्ट हो जाते हैं यूरो में, नहीं तो भैया फिर ATM से पैसे निकलवाने पड़ेंगे। तो भाई प्रिंट ले लिया मैंने टिकट का, और प्रिंट पड़ा है मुझे 10 सेंट का, सिर्फ 10 सेंट का, और 6 यूरो 70 सेंट की टिकट पड़ी है। ऑनलाइन टिकट का प्राइस था 6 यूरो और 70 सेंट कमीशन है। जो जिस वेबसाइट से मैंने टिकट बुक करवाई है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वो वेबसाइट है गेट इट बस, कुछ ऐसे करके है। अगर मैं काउंटर से लेता ना वहाँ से टिकट, तो शायद वहाँ से पड़ रही थी 6.5 यूरो की डायरेक्टली, और उसमें मुझे वो टिकट भी प्रिंट करके दे देते। लेकिन यहाँ का एक रूल अलग है यार, कहते कि अगर आप टिकट खरीदते हो आपको टिकट प्रिंट करनी पड़ेगी। अब मैं ना बैंक जा रहा हूँ, बैंक में जाके मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ अपने डॉलर यूरो में, तो मैं पता करता हूँ कि क्या रेट है इनका क्या नहीं। ये है ज़ीरत बैंक। तो भाई अभी पता क्या हुआ, मैं बैंक के अंदर गया हूँ। बैंक के अंदर ना लाइन लगी हुई थी, 5 बंदे खड़े हुए थे। तो पहले जब मैं गया तो 3 बंदे थे, तो अचानक फिर करते करते 5 बंदे हो गए लाइन में। तो सिक्योरिटी गार्ड आया, उसने ना आगे मेन दरवाज़ा बैंक का बंद कर दिया ताकि कोई और कस्टमर ना अंदर आ सके, क्योंकि रश बहुत लग गया था बैंक में। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि यही अगर हमारे जो इंडिया का हाल हो यहाँ, जहाँ एक छोटे से बैंक में 150-200 बंदा जमा होता है, तो फिर वहाँ क्या होगा। हाय गॉट इट, थैंक यू भाई। इन्होंने ना मेरी मदद की थी रास्ता बनाने के लिए बैंक का। तो मैं कह रहा था कि बाई चांस इंडिया में ऐसा हो जाए, 5 बंदों में बैंक बंद कर दिया जाए, तो फिर तो ये बुधवा में हॉस्टल सस्ता पड़ा है मेरे को, सिर्फ 11 यूरो के आसपास पड़ा। 6 यूरो की जाने की टिकट है, और यहाँ ही 15 यूरो दे रहा था इस हॉस्टल में रहने के। 12:45 हुए हैं, और मेरी जो बस है वो है 2:50 पे। लो जी, पहुँच चुका हूँ मैं बस स्टेशन पे यहाँ, और पता करता हूँ अंदर जाके कि कौन से प्लेटफॉर्म से कहाँ बस मिलेगी भाई। हाँ बस, थैंक यू।
और अच्छा प्लेटफॉर्म्स अंदर है, उस तरफ है, ठीक है। और भाई यहाँ का मैं आपको इंटरनेट का रेट भी बता देता हूँ। सबसे सस्ता है 500 GB 10 यूरो। Info. हाँ Info. तो भाई यहाँ का रूल पता क्या है, अभी मैं टिकट अपनी लेकर टिकट काउंटर पे गया हूँ, उन्होंने मुझसे 1 यूरो चार्ज किया, ठीक है। 1 यूरो है यहाँ की स्टेशन फ़ी, जो आपको बस स्टेशन के अंदर आने पर एक फ़ीस देनी है बस यहाँ इस बस स्टेशन को यूज़ करने के लिए 1 यूरो एक्स। पहले यहाँ से टिकट पता करके गया था ना, वो 6.5 यूरो की थी। अब मुझे ये नहीं पता कि उसमें 1 यूरो ऑलरेडी इंक्लूडेड था कि उसमें भी अलग से देना पड़ता। 7.5 यूरो की टिकट की पड़ी है अपने को। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कह रहे हो कि टिकट प्रिंट में करके लेकर आओ, मैं मोबाइल पर क्यों नहीं दिखा सकता? कारण क्या है? मोबाइल पर मैं अपनी प्रिंट जो है वो टिकट वो मुझे प्रिंट ही करने की क्यों ज़रूरत है? मोबाइल पे क्यों नहीं दिखा सकता? कोई एक वैलिड कारण तो बता दो। फिर आप कहते हो कि एनवायरनमेंट सेव करो, सेम एनवायरनमेंट ये वो, और प्रिंट करवा रहे हो। मतलब कई देश दुनिया के घूमे, पहला देश है यहाँ मोंटेनेग्रो में जो मुझे कह रहा है कि इन्होंने ना टिकट के ऊपर भी लिखा हुआ है बड़ा सा कि इसको प्रिंट करके लाना है टिकट, ताकि कोई भूल ना जाए। ये देखो, दिस टिकट हैज़ टू बी प्रिंटेड। मतलब क्या फ़ायदा हो गया हुआ? वो सेव एनवायरनमेंट वाली चीज़ें कहाँ गई फिर वो? तो इसमें एनवायरनमेंट ख़राब नहीं हो रहा क्या फालतू का? बस कम से कम एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी पोदगोरिचा में कि यहाँ फ्री वाईफाई है हर जगह। भाई ये जैसे बस स्टैंड है, फ्री वाईफाई है। रास्ते से आ रहा था, वहाँ एक मोंटेनेग्रो के नाम पर फ्री वाईफाई है। तो आप प्लेटफॉर्म थैंक यू। लो जी, बस स्टेशन में एंट्री मिल चुकी है और 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे मेरी गाड़ी आएगी। छोटी सी वैन जाएगी बुधवा, ये कोई बस नहीं है और इसका नाम है एलो एक्सप्रेस के नाम से है। बुधवा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अपनी बस थी यार जिससे आया हूँ, मुझे बाहर निकलना है भाई। जो मेरा हॉस्टल है ना ज़्यादा दूर नहीं है। मैंने हॉस्टल ऐसा बुक कराया था कि एकदम बस स्टेशन के पास है, सिर्फ 5 मिनट का रास्ता है। लो जी, स्वागत है आपका मोंटेनेग्रो के शहर बुधवा में। आज पहला दिन है मेरा कि अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ की सबसे पहली मेन टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट देखने के लिए, और वो है मतलब वही एक ओल्ड टाउन जो पूरे यूरोप का एक स्टैंडर्ड है भाई। ये है क्यूकी प्लाजा। यहाँ ना एक एरोमा नाम की मार्केट है। मैं कल आया था रात को यहाँ से सुपरमार्केट से सामान लेने के लिए। ओल्ड टाउन पड़ता है बीच साइड में, तो यहाँ का बीच बड़ा पॉपुलर है यार मोंटेनेग्रो में, बुधवा का। तो वो बीच लंबा चौड़ा बीच है। ये दुनिया का इकलौता कंट्री है ऐसा जहाँ कोई एक्सचेंज शॉप ही नहीं, ठीक है। मैं जितना घूमा हूँ अभी तक, ये सारे अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि यही ही सिर्फ ऐसा कंट्री है जहाँ कोई एक्सचेंज शॉप नहीं है। मेरे पीछे है बैंक, NLB बैंक का। और क्योंकि मोंटेनेग्रो पूरा नॉन कैशलेस कंट्री है, यहाँ कोई मतलब डिजिटल करेंसी नहीं है। मतलब इवन कि हॉस्टल्स में भी जब आप पेमेंट करते हो ना, आपको कैश ही देना पड़ेगा। तो मेरा कैश हो चुका है ख़त्म। अब 2 तरीके हैं मोंटेनेग्रो में पैसे यूरो में कन्वर्ट कराने के। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात, यहाँ मोंटेनेग्रो में कोई भी करेंसी एक्सचेंज शॉप भी नहीं है। पूरे मोंटेनेग्रो में एक भी प्राइवेट वेंडर नहीं है। अगर आपको करेंसी चाहिए, अगर आपको यूरो चाहिए, तो आपको ये बैंकों में जाना पड़ेगा। ये जैसे मेरे पीछे NLB बैंक का है, यहाँ एक तीरथ बैंक है, टर्किश बैंक है, जीरत बैंक है टर्किश का। वो थोड़ा सा सस्ता है जो मुझे पता लगा है। तो आप इन बैंकों में जाओ, अपने डॉलर दो, ये आपको यूरो दे देंगे। दूसरा तरीका ये है कि जो मैं अब तक समझ रहा था कि जो मेरा नियो ग्लोबल का DCB कार्ड है ना, वो मैं सोच रहा था कि उसमें अब से चार्ज लगता है ATM विड्रॉल पे। लेकिन ऐसा कोई रूल चेंज नहीं हुआ है। जो ATM विड्रॉल का पहला विड्रॉल है ना महीने का, वो आपको फ्री है, ठीक है। तो उसमें कोई आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद से आपको 300 रुपये शायद प्रति ट्रांजैक्शन आपको देने पड़ेंगे। मुझे एग्जैक्ट उसका रेट पता नहीं है, मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहला विड्रॉल पूरी दुनिया में हर महीने के पहले विड्रॉल में वो फ्री है, ठीक है। तो चलो मेरे पैसे बच जाएंगे। नहीं तो मैं सोच रहा था बैंक में जाऊंगा, कौन से लफड़े में पड़ेगा। पता नहीं बैंक वाले भी वो रेट थोड़ी दे देंगे कि डॉलर को सीधा यूरो में कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। एक बार ये नज़ारा देखो इधर का,
पहाड़ों से घिरा हुआ कंट्री जैसा मैंने बताया था। और ये सिटी सेंटर ही है, मतलब इधर से मैं जा रहा हूँ ओल्ड टाउन की तरफ। तो भाई मेरे सामने आ चुका है ओल्ड टाउन। वो आप देख रहे हो वो घर बने हुए हैं जैसे पुराने हट से टाइप बनी हुई है, वही है सारा ओल्ड टाउन वाला एरिया। क्योंकि सन दूसरी तरफ है ऑपोजिट, तो नज़ारा यहीं का दिखेगा। सामने तो बीच में आपको कहीं कोई लाइट भी नहीं, लाइट से कुछ नहीं दिखेगा लाइट के कारण। तो ये यहाँ रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं छोटे मोटे, यहाँ से शुरू किया हूँ। हम सीधा सीधा उस तरफ को निकलेंगे, अभी जाएंगे आगे की तरफ। भाई यहाँ सब सामान वामान बिखरा पड़ा है, यहाँ सब तैयारियाँ वगैरह होने वाली हैं। क्रिसमस की तैयारियों में पूरा यूरोप डूबा हुआ है। तो भाई ये है ओल्ड टाउन की एंट्री और इसको कहते हैं आयरन गेट, यहाँ लिखा हुआ है। गलियां हैं यार, आप मतलब किसी भी गली में जाते जाओ अंदर ही अंदर घूमते रहो। ये इनका पुराना शहर है, मतलब आज से 100 साल पहले जो होगा वो ये होगा सब कुछ। एक स्कूल है, नहीं पता नहीं भाई, स्कूल नहीं है ये। कॉफ़ी शॉप पर अरे भाई घूमते घूमते बीच आ गया यहाँ सामने। हम थोड़ी देर पहले उस पॉइंट पे खड़े हुए थे, तो वहाँ से घूमते घूमते पूरा ऊपर ये ओल्ड टाउन ही है सारा। यहाँ कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि पानी हद से ज़्यादा साफ़ है और नीचे ट्रांसपेरेंट इतना ब्लूइश कलर का लग रहा है या ग्रीन कलर का लग रहा है पानी। ये मेरे को पत्थर वत्थर दिख रहे हैं सारे। अगर सोचा जाए तो पुराने ज़माने में क्या होता होगा, सामने बीच है, इस तरफ बीच है और इस तरफ रास्ता निकलता होगा लोगों के घरों के लिए। वो घर से बाहर आ जाते होंगे, यहीं बैठ जाते होंगे। क्योंकि ये बीच कौन सा, ये अब 5-10 साल पहले बना होगा, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। 100-150 साल पहले कितने बड़े दरवाजे होते होंगे और मतलब ईंटों का पत्थर का बनाया हुआ है ये फ्रीडम हॉस्टल जो मैं बुक करवाने लगा था, ये ना ओल्ड टाउन में ही है और यहीं पड़ता है ये। इसकी लोकेशन भी ठीक है, लेकिन बस स्टेशन से सिटी सेंटर से ना यहाँ चल के आने तक मान के चलो 20-25 मिनट लग जाएंगे। और भाई ये है सामने बीच और इस तरफ ये सारी कैसल है। आप पानी देख पा रहे हो ना, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी है ये, बिल्कुल ग्रीन कलर की मतलब नदी दिख रही है, ये समंदर है जो भी। और पत्थर वत्थर दिख रहे हैं, ये देखो नीचे से मतलब। सोविनियर लेने लगा हूँ मैं, 1-1 यूरो का सोविनियर है यार, बड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में, खिड़कियाँ से बनी हुई हैं ये सारे। ये तो सिंपल मैग्नेट है, इसमें तो कुछ है नहीं ऐसा, मतलब ये बड़े नॉर्मल से हैं, ये आपको हर जगह दिख जाएंगे। लेकिन मुझे एक अलग तरह का सोविनियर ये पसंद आया है ये। What about this one? 10 euros? Yes. Okay. Yeah, it looks like 10 euros. तो ये 10 यूरो का है सबसे बड़ा वाला, और बाकी ये जितने भी पड़े हैं 1 यूरो के। मैंने यहाँ जो मेन जगहों के नाम है ना, वो पता कैसे लिखे हुए हैं ऐसे। अब अभी तक आपने भी देख लिया होगा, रेड कलर का कर्टन लगा हुआ है, उसके बीच में नाम लिखे हुए हैं, जैसे एंशिएंट पाइलॉन्स। पिज़्ज़ास बहुत ज़्यादा मिलते हैं हर जगह, मतलब कोई रेस्टोरेंट दिखेगा पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट ही होगा। अगर आप ओल्ड टाउन के अंदर हो तो आपको 4 यूरो का 5 यूरो का पिज़्ज़ा स्लाइस मिलेगा, एक बड़ा सा होता है, अच्छा खासा साइज़ होता है उसका। और अगर आप शहर के अंदर हो इस तरफ तो आपको वही पिज़्ज़ा स्लाइस 3 यूरो में मिल जाएगा।
इकोनॉमी है €1.65 का पर लीटर। कि ये कोई दूसरा अनलेड है, ये शायद पेट्रोल होगा, €1.69 पर लीटर। नदियाँ बड़ी साफ़ हैं यार, बहुत साफ़ नदियाँ हैं यार। वो देखो भाई कहाँ बोट पड़ी हुई है और कहाँ वो ट्रांसपेरेंट पानी नीचे तक दिख रहा है। सो इट्स €20 private single person. Only me, €20. Okay. And how much time? 35 minutes. 25 minutes. And which places do we go? Around Old Town, Biću Čardava glava, Mogren 1, Mogren 2, Green Lagoon with vertical rocks, Two Cave, Island St. Nicholas. Okay, okay. ये है 25 मिनट का टूर है ये, और आपको €20 लेंगे। प्राइवेट टूर है, सिंगल बंदे का। पूरा अपना आइलैंड यहाँ लेकर जाएंगे, ओल्ड टाउन के पीछे वाला हिस्सा घुमाएंगे। सी साइड पे बना हुआ रेस्टोरेंट, इसके रेट देख लो, 10, 15, 20, €30 से के आसपास चीज़ें मिलती हैं यार। मतलब €15-20 से तो कम क्या ही मिलेगा कोई ढंग का अगर खाओगे। ये कितना बढ़िया रेस्टोरेंट है यार, कैसे समुंदर बीच के ऊपर ही कुर्सियाँ लगा दी गई हैं यार, क्या कमाल है यार। ये तो एक वाकई देखने वाली चीज़ है, ये मैंने ऐसा रेस्टोरेंट कभी नहीं देखा। बीच के ऊपर ही आधी वो वाला टेबल तो कुर्सी एकदम बीच के ऊपर ही लगी हुई है, उसका पक्का पानी भी आ रहा होगा। रेस्टोरेंट है ना, बीच रेस्टोरेंट। इसकी मैं कुछ मेन्यू दिखा देता हूँ। 8, 14, €9, €9.5, €14। मतलब ठीक है यार कि 15 के अंदर आपको इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है। बीच में बैठकर कुर्सियाँ वुर्सियाँ लगी हुई हैं, उसमें बैठ के आप इंजॉय कर सकते हैं। खास तरह का एक्सपीरियंस। भाई बुधवा में ना हर साल जो समर सीज़न होता है ना, उसमें 8 लाख टूरिस्ट आते हैं। और बुधवा का रूल है, खैर बुधवा नहीं पूरे मॉन्टेनेग्रो का रूल है कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आएगा इस देश में, उससे एक रात रुकने का €1 एक्स्ट्रा फीस लगेगी। वो कहीं भी रुकेगा, चाहे किसी आप होटल में रुक रहे हो, हॉस्टल में रुक रहे हो, कहीं भी आप रुक रहे हो ना, तो आपको €1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 8 लाख लोग आए हैं समर सीज़न में, वो जो 2-4 महीने होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और उसमें €8 लाख मॉन्टेनेग्रो गवर्नमेंट सिर्फ उनके रुकने का कमा रही है। तो मतलब सोचो और कितना पैसा मॉन्टेनेग्रो के पास खासकर टूरिज़्म से होगा। और तो बाकी चीज़ें तो अलग है, खाना पीना, रुकना, ठहरना। अभी ना मॉन्टेनेग्रो में जहाँ मैं रुका हूँ हॉस्टल में, मेरी हॉस्टल ओनर से बात हो रही थी, वो कह रहे थे ये ना थोड़ा सा ऑफ पीक सीज़न है, मतलब रश कम है। पहली बात विंटर्स हैं, दूसरा क्रिसमस का टाइम है, तो लोग अपने घरों में गए हुए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा सा रश कम है। चीज़ें भी सस्ती हैं। जैसे हॉस्टल का मैं पे कर रहा हूँ यहाँ आज 8, 9, €10 के आसपास। यही हॉस्टल का जो प्राइस है, जो रेट लिस्ट है मेरे हॉस्टल में लगी हुई है, इसकी रेट लिस्ट लगी हुई है €30 की। ठीक है, तो मतलब ये €30 का एक डॉर्म बेड मिलता है यहाँ, जो समर, जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों के आसपास। क्योंकि जो मॉन्टेनेग्रो की जो एवरेज सैलरी है ना यहाँ लोगों की, वो बहुत कम है यार। मतलब यहाँ सिर्फ एवरेज सैलरी है €500 की, मतलब 45 हज़ार के आसपास से सैलरी है। चलो थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी एज़ कंपेरेटिवली इंडिया को मान लो, लेकिन €500 को रख के देखो खर्चों में, यहाँ जो खर्चे हैं वो आपके महीने का €500 तो कहीं नहीं गया। तो इसीलिए इन जैसे देशों में लोगों की सेविंग्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। जो लिथुआनिया, लैटविया, जो ईस्टर्न यूरोप है, जिसकी कंडीशन बहुत डाउन है बाकी यूरोप के मुकाबले, ईस्टर्न यूरोप में लोग कमाते हैं €700-800। एक्चुअली कमाते वो €1000-1200 है, लेकिन उसमें 40% टैक्स निकल जाता है उनका, और वो ईमानदारी से टैक्स देते हैं, इसलिए उनकी आखिर में सैलरी बनती है €700 के आसपास। मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया, यहाँ €400-500 की सैलरी है। जर्मनी जैसा जो देश है, हाँ ठीक है, वहाँ आप थोड़ी सी आप उम्मीद लगा सकते हो, €1500-2000 के आसपास सैलरी आपको मिल जाएगी। यहाँ पहाड़ देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं यार, एकदम बादल नीचे तक आए हुए हैं। तो जी इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज आपको मैंने बुधवा का ओल्ड टाउन पे घुमा दिया, और ये बीच साइड भी दिखा दिया सारा। परसों मैं बुधवा को छोड़कर, मॉन्टेनेग्रो को छोड़कर एक नए देश में जा रहा हूँ, तो वो आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत रेगुलर, जितना मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलरली स्टोरी डालता हूँ ना, उतना तो शायद इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। उसका हैंडल नीचे डाल दूँगा मैं। और उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो लाइक कर देना, शेयर करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। भाई बुधवा में ना हर साल जो समर सीज़न होता है ना, उसमें 8 लाख टूरिस्ट आते हैं। और बुधवा का रूल है, खैर बुधवा नहीं पूरे मॉन्टेनेग्रो का रूल है, कि जो भी यहाँ टूरिस्ट आएगा इस देश में, उससे एक रात रुकने का €1 एक्स्ट्रा फीस लगेगी। वो कहीं भी रुकेगा, चाहे किसी आप होटल में रुक रहे हो, हॉस्टल में रुक रहे हो, कहीं भी आप रुक रहे हो ना, तो आपको €1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 8 लाख लोग आए हैं
समर सीज़न में, वो जो 2-4 महीने होते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, और उसमें 8 लाख यूरो मोंटेनेग्रो गवर्नमेंट सिर्फ उनके रुकने का कमा रही है। मतलब सोचो और कितना पैसा मोंटेनेग्रो के पास खासकर टूरिज़्म से होगा। और तो बाकी चीज़ें तो अलग है, खाना पीना, रुकना, ठहरना।